हेलो एवरीवन। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल की समीकरण। इससे पहले हमने विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट क्या है, विस्थापन धारा कहाँ पर होती है, उसमें मैक्सवेल का एम्पेयर के नियम में क्या संशोधन था, और दोनों संधारित्र की प्लेटों के बीच में हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला जो विस्थापन धारा के कारण था, उसकी वैल्यू हमने निकाली कितनी थी। ठीक है ना। आज हम जो पढ़ने वाले बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है मैक्सवेल की समीकरण है। इसकी 4 समीकरण थी। देखिए, मैक्सवेल की चारों जो समीकरण थी वो भी चारों कोई नियम संशोधित थे। दो तो थे गॉस के नियम। वो क्या है मैं थोड़ा समझा दूं, मैक्सवेल ने क्या देख बताया और ये मैक्सवेल की समीकरण का वास्तविकता में है क्या। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि हम जो फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं, 12th की जो फिजिक्स है वो मोस्टली 2 भागों में बटी हुई है, जिसे आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट बोलते हो। जो 12th की फिजिक्स है ना। और उसमें हम फर्स्ट जो पढ़ते हैं, फर्स्ट पार्ट, वो है हमारा विद्युत चुंबकत्व, है ना। और इस विद्युत चुंबकत्व के अंतर्गत हम सिर्फ और सिर्फ आवेश की गणना करते हैं। और कौन कौन सा आवेश? एक तो पढ़ते हैं हम स्थिर आवेश, ये थोड़ा मैं आपको रफली समझा रहा हूँ एक बार ताकि आइडिया हो जाए दिमाग में। और दूसरा है गतिमान आवेश। ठीक है ना। और गतिमान आवेश की बात करें तो वो गति जो होती है आवेश की वो 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है नियत वेग से और दूसरी होती है त्वरित वेग से। ये हमें ढंग से समझना पड़ेगा सारी चीज़ें। और सेकंड पार्ट में आप क्या पढ़ते हो? प्रकाश की पढ़ते हो, है ना। प्रकाश की के 2 चैप्टर हैं, करण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की। उसके बाद में आप पढ़ते हो क्या प्रकाश की द्वैत प्रकृति, जिसमें वो प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला पूरा का पूरा टॉपिक है। उसके बाद में आप परमाणु पढ़ते हो, नाभिक पढ़ते हो। और उसके बाद में आप पढ़ते हो क्या? अर्धचालक युक्तियाँ, ठोस अर्धचालक युक्तियाँ। और उसके बाद में आप जो लास्ट चैप्टर पढ़ते हो ना, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकत्व का ही भाग है। तो विद्युत चुंबकत्व में हम पहले 4 चैप्टर पढ़ते हैं स्थिर आवेश के बारे में, जिसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। ठीक है ना। पहले 4 चैप्टर जिसके बारे में पढ़ते हैं आवेश, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, दूसरा गॉस का नियम है, और तीसरा विद्युत विभव, चौथा संधारित्र, पांचवा फिर धारा वाला, विद्युत धारा वाला, जिसमें आवेश गतिमान होता है नियत वेग से, जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं उसको। और फिर उसके बाद में पढ़ते हैं बहुत सरल परपथ। फिर उसके बाद में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसका प्रयोग है इस चैप्टर में 17वें में विद्युत चुंबकीय तरंगों में। और उसके बाद में हम पढ़ते हैं विद्युत चुंबकत्व, भू चुंबकत्व पढ़ते हैं थोड़ा सा उसके बारे में। और फिर उसके बाद में है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, जिसमें फैराडे का नियम है, हेनरी का नियम है। ये सारे के सारे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। फिर प्रत्यावर्ती धारा है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये सब हमारा विद्युत चुंबकत्व का भाग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें हम 4 नियम पढ़ते हैं। 4 नियम कौन से? एक तो स्थिर वैद्युतिकी के लिए गॉस का नियम, है ना। गॉस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र जो निकालते हैं स्थिर वैद्युतिकी के लिए, गॉस का नियम। एक तो इसके लिए संशोधन किया था किसने? मैक्सवेल ने। इसको एक्सप्लेन किया था ढंग से। तो पहला नियम तो ये बन जाता है। दूसरा होता है और चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम। और चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम आप पढ़ते हो, कहाँ पे पढ़ लेते हो? आप पढ़ते हो भू चुंबकत्व वाले में, वहाँ पर ये पढ़ाया जाता है। ठीक है ना। जिसका उपयोग होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर में। ये चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम है। तो ये मैक्सवेल ने इसके बारे में संशोधन किया, तो ये मैक्सवेल का दूसरा नियम बन गया। ये दिए तो अलग वैज्ञानिकों ने थे 4 नियम जो हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें संशोधन, इसका जो एक्सप्लेन किया ढंग से, वो किया मैक्सवेल ने। यानी कि मैक्सवेल ने पूरी काया ही पलट दी। उसने ये बता दिया कि पूरी विद्युत चुंबकत्व जो फिजिक्स है वो किस पे टिकी हुई है? वो इन चारों नियमों पे टिकी हुई है, मैक्सवेल की चारों समीकरण पे टिकी हुई है। तीसरी क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। हालांकि मैं बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करने वाला हूँ, इन्हीं को बताने वाला हूँ अभी। विद्युत चुंबकीय फैराडे का नियम। और चौथा जो है सबसे लास्ट में,
जिसको आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो विस्थापन धारा से, मैक्सवेल का एम्पियर का परपथीय नियम। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है। तो ये चारों के चारों नियम विद्युत चुंबकत्व के ही भाग है और पूरी की पूरी यही चीज़ें घूमती हैं उसमें, पूरी चीज़ें टिकी हुई है। प्रत्यावर्ती धारा वाले में भी देख लेंगे तो उसमें भी प्रेरक वगैरह सब आता है, सारा सब कुछ आता है। लेकिन ये पूरी विद्युत चुंबकत्व, इन चारों नियम, ये विद्युत चुंबकत्व के कहें तो बेस है, फंडामेंटल है, ठीक है ना। तो इन चारों नियमों को हाँ पढ़ने वाले हैं, ढंग से समझने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नियम स्टार्ट करते हैं। तो देखो मैंने थोड़ा सा लिख रखा है क्योंकि आप इसके बारे में ज़्यादा अच्छी तरीके से पहले से ही जानते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाना है मुझे। तो मैक्सवेल का प्रथम नियम, जिसे प्रथम समीकरण भी कहते हैं हम, क्या है? विद्युत के लिए गॉस का नियम। और गॉस का नियम क्या था? उसका स्टेटमेंट क्या था, कथन क्या था? किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के कारण पृष्ठ से जो निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होता है ना, बद्ध मतलब, मैंने बद्ध का मतलब निर्गत भी हो सकता है, बद्ध का मतलब उससे जुड़ा हुआ है ना, निर्गत भी हो सकता है और प्रवेश करने वाला भी हो सकता है। तो उससे पूरे पृष्ठ से संपूर्ण फ्लक्स कितना होता है उसका फॉर्मूला ये है। विद्युत फ्लक्स को फाई ई से शो करते हैं। क्या होता है? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी ए का मतलब एरिया, सरफेस एरिया, छोटा सा सरफेस एरिया। और ये हमेशा बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, ध्यान रखना। पूरे का समाकलन, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन का चिन्ह हम में आप ये लगा देते हैं, गोला खींच देते हैं, इसका मतलब बंद पृष्ठ से है। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको आप लिख भी सकते हो वेक्टर फॉर्म में, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 हो तो कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाता है। तो ई इंटू डी ए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहाँ क्यू क्या है आपका नेट आवेश, और नेट आवेश मतलब कुल आवेश किसके अंदर का? बंद पृष्ठ के अंदर का। क्योंकि आपको पता है गॉस का नियम ओपन पृष्ठ के लिए अप्लाइड नहीं किया जा सकता, खुले वक्र के पृष्ठ के लिए, हमेशा बंद पृष्ठ के लिए होता है और उसके अंदर रखे आवेश के लिए जुड़ा हुआ होता है। ये एक्सप्लेनेशन था पूरा। ये कहा भी जाता है कि जो गॉस का नियम है, किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा कुल आवेश 1/ε0, इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होता है? विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है। ये जो नियम है ये गॉस का नियम है, ठीक है ना, विद्युतिकी के लिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी मैक्सवेल की। इसके कारण यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि बिना आवेश के विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर Q मान लो कुल अब 0 हो जाता है आवेश Q का मान, तो विद्युत क्षेत्र भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र जो है ना, वो किसका प्रभाव होता है? आवेश का, स्थिर आवेश का प्रभाव होता है। थोड़ी सी एक चीज़ और बता दूं, अगर आवेश स्थिर है तो खाली विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। नियत वेग से चलने लगे यानी कि त्वरण 0, नियत वेग का मतलब त्वरण 0 ही तो हो गया, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। तीसरी चीज, जो त्वरित वेग से चलने लगे यानी कि वेग बढ़ते हुए वेग से चलने लगे, तो वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत चुंबकीय तरंग, जो कि इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले भी हो। क्या बहुत सारे साइंटिस्टों ने बताया कि आपके लिए जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्रोत है वो दोलन करता हुआ आवेशित कण होता है, ठीक है ना। दोलन का मतलब, कभी झूला देखा होगा, कभी गति इधर कभी इधर कभी इधर, तो वो गति बढ़ती घटती रहती है, तो त्वरित वेग हो गया, उसका त्वरण है, तो वो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। ओके, दूसरा नियम क्या है? ये मैंने लिख रखा है, मैक्सवेल का दूसरा नियम यानी कि द्वितीय समीकरण। चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, चुंबकत्व की बात करें तो चुंबक आएंगे, और चुंबक है तो दो ध्रुव आएंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र को आप किससे दर्शाते हो? बी से, है ना। चुंबकीय क्षेत्र को हमने ज्ञात किया था बायो-सैवर्ट के नियम से, एम्पेयर के परपथीय नियम से। वही चुंबकीय क्षेत्र है जो को चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए काल्पनिक रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जिसे आप विद्युत भूचुंबकत्व वाले चैप्टर में पढ़ के आते हो, उसके बारे में जानकारी लेके आते हो। तो चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए जिन रेखाओं को लिया जाता है वो होती है हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं। और वो उनके गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती हैं? जैसे मान के चलें ये चुंबक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है बाहर वाले क्षेत्र में एन से एस की ओर होती है, इस तरीके से होती है ना बल रेखाएं। और ये अंदर फिनिश नहीं होती, अंदर ऐसे एन की ओर होती हैं, तो इसलिए बंद लूप बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं में यही अंतर है कि विद्युत बल रेखाएं ओपन कर्व, खुला वक्र बनाती हैं, प्लस से माइनस पर खत्म हो जाती हैं।
बट चुंबकीय बल रेखाएं बाहरी क्षेत्र में N से S में ख़त्म नहीं होती बल्कि अंदर S से N तक भी जाती है, तो ये बंद वक्र बनाती हैं। तो चुंबकत्व के लिए गॉस का नियम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल उसके अंदर जो चुंबक रखी है तो उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स शून्य होगा। शून्य क्यों होगा भैया कि हमेशा ध्यान रखना कि चुंबक के अकेले ध्रुव का वास्तविकता में कोई अस्तित्व नहीं है। यानी कि चुंबक जैसे ये है, इसके अगर आप 1000 भाग करते हैं तो 1000 नई चुंबक बनेंगी। 1000 नई चुंबक बनेंगी तो श्योरली उसके ध्रुव भी हर एक चुंबक के अलग अलग होंगे। तो N ध्रुव और S अलग अलग नहीं हो जाएंगे, नए ध्रुव बन जाएंगे, नए N और नया S। दूसरे वाले भाग का भी नया N नया S। यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अकेला ध्रुव कभी रहता नहीं है चुंबक का। तो हमेशा अकेला ध्रुव है नहीं, N और S साथ में, तो N से निकलेंगी S से उड़ जाएंगी, N से बाहर निकलेंगी तो S में प्रवेश करेंगी। तो श्योरली जितना प्रवेश किया उतना ही बाहर निकला, तो उसका कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना हो गया? शून्य होता है। तो यही हमारा स्टेटमेंट था दूसरे नियम का। क्या था? किसी बंद पृष्ठ से, ये मैंने लिख रखा 5E = B × dA, और ये क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। तो अगर संपूर्ण क्षेत्रफल आपका A हो तो B × A भी लिख सकते हैं इसको, B वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो किसी स्टेटमेंट क्या था दूसरे नियम का? किसी बंद पृष्ठ से कुल बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है भाई साहब? शून्य होता है। क्यों होता है शून्य? क्योंकि अकेले आवेश का अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता। जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी उतनी S सिरे से प्रवेश कर जाएंगे। अर्थात इसको आप कैसे लिख सकते हो? B वेक्टर डॉट DA वेक्टर = 0। आप यहाँ इसको ऐसे भी लिखा देख सकते हो, अगर BDA cos थीटा की वैल्यू 0 हो तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो BDA = 0। ये सेकंड नियम था। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, और वो कौन सा है? थर्ड वाला नियम, मैक्सवेल का थर्ड नियम। का तीसरा नियम, या इसको आप तीसरी समीकरण बोलते हो। वो एक्चुअली में किसके लिए थी? वो थी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है ना? कभी कभी आप इसको फैराडे का नियम भी पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 में है, ये अच्छी तरीके से पढ़ते हो। फैराडे का नियम, या साथ में हेनरी भी लिखा हो सकता है, फैराडे व हेनरी का नियम। तो ये था स्टेटमेंट। क्या था आपको पता है अच्छी तरीके से कि अगर किसी भी बंद कुंडली से निर्गत फ्लक्स में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन की दर को क्या उत्पन्न करती है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और प्रेरित विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाते हैं? E से। E = क्या होता है? -d∅v/dt। ये आपको अच्छी तरीके से समझना, ठीक है ना? ये समीकरण, ये चैप्टर नंबर 9 में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम में फैराडे का एक नियम भी है, उसमें भी इसको दर्शाया जाता है कि आपके किसी भी कुंडली से जुड़े हुए फ्लक्स में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। और ऋणात्मक तो क्या होता है? ऋणात्मक तो वो लेंज के नियम के अनुसार लगता है, विरोधाभास का नियम के लिए, यानी कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करती है। विरोध के लिए हम नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। एक्चुअली में हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है आपको बताया जाता है चैप्टर नंबर 5 में विद्युत धारा वाले में, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल एक्चुअली में विद्युत विभवांतर होता है ΔV के बराबर। ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना। प्रेरित विद्युत वाहक बल वास्तविकता में विद्युत विभवांतर होता है, ठीक है ना? ये फर्स्ट समीकरण होगी। तो एक चीज़ और हम क्या पढ़ के आते हैं तीसरे चैप्टर में?
कि विद्युत विभवांतर का रेखीय जो समाकलन होता है, इसको अच्छी तरीके से समझना, क्योंकि तीसरे चैप्टर में ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर है ना, बराबर, ये माइनस का चिन्ह लगा होता है, बराबर पोटेंशियल डिफरेंस है ना, वी। ये आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, वी लिख सकते हैं या डेल वी लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। ये आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया जाता है। कहाँ पढ़ाया जाता है? ये पढ़ाया जाता है आपको जब बताया जाता है ना है कि विद्युत क्षेत्र का रेखीय समाकलन रूप क्या होता है, वो हमने आपको समझाया हुआ है इसमें कि विद्युत विभव को विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन रूप में कैसे लिखते हैं। तो ये मैंने बताया हुआ है। समीकरण नंबर पहली क्या है, अभी पीछे देख सकते हैं आप इसको, ये भी आपकी विद्युत विभवांतर के बराबर है और ये भी आपकी विद्युत विभवांतर के बराबर है। तो इन दोनों समीकरण 1 से और 2 से देखो क्या होगा, समीकरण 1 तथा 2 से बराबर रख दीजिए, दोनों को v के बराबर है। तो क्या हो जाएगा, माइनस ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू डी फाइव वी, माइनस का है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की डी की दर हो जाएगी माइनस डी फाइव वी अपॉन डी टी। तो जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू डी फाइव वी अपॉन डी टी। चूँकि अब संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है फाइव वी इज इक्वल टू किसी बंद पृष्ठ से क्या होता है, अब ये भी पीछे बताया मैंने, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इसलिए ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पर रख दीजिए फाइव वी की जगह। तो ये क्या हो जाएगा, आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, फाइव वी की जगह रख देंगे अभी इसको, तो ये समाकलन रूप में हो जाएगा। अब इसमें जो चीज़ कांस्टेंट है उसको बाहर लिख सकते हो आप, चुंबकीय क्षेत्र को। तो देखो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर अपॉन डी टी, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में जो परिवर्तन की दर होती है ना, डी फाइव बी अपॉन डी टी लिख देंगे इसको, यानी कि ये डी अलग हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो इस तरीके से देखो, ये इसको बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण रेखीय समाकलन होता है, क्योंकि यहाँ पे जो समाकलन हो रहा है ये इसके लिए है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, ठीक है ना। तो इसमें और क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू, अब ये आप वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट रख सकते हो, तो ये ए बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी बी अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या पता चला आपको कि चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र को जन्म देती है, और विद्युत क्षेत्र ये आपके सामने है। ये तीसरी समीकरण थी। चौथी क्या थी, मैक्सवेल का फोर्थ नियम। फोर्थ नियम क्या है, चौथा नियम, इसको बोलते हैं मैक्सवेल का एम्पियर परपथीय नियम, जो विस्थापन धारा वाले में मैंने बताया था। वो क्या है, सिंपली चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, कुल धारा जो होती है वो आई, अकेली आई नहीं होती चालन धारा, प्लस विस्थापन धारा भी होती है आई डी, और आई डी का जो मान होता है वो कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। तो ये चारों नियम कंप्लीट हुए आपके। ओके, बहुत सरल है, बहुत ही सिंपल है। चारों के चारों नियम के कारण विद्युत चुंबकत्व का एक्सप्लेनेशन होता है, जिसको मैक्सवेल ने बताया। तो ओके।